नमस्ते। मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब हैं और आज साल का आखिरी दिन। अशोक भाई, 2025 बहुत ही इसमें बहुत सी घटनाएं हुई। अ, अच्छी भी, अच्छी कहूंगा कि ठीक है, देश के लिए थोड़ा मुश्किल वर्ष था। लेकिन अशोक भाई, जब चल रहे हैं तो एक सबसे बड़ा इस साल का जो मामला रहा वो एसआईआर का रहा। उस पर बात करेंगे क्योंकि यूपी में फिर तीसरी बार बढ़ाया गया है, बंगाल में कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक ऐसी बात है जो मानवीय दृष्टिकोण से हम लोगों को बात इसलिए कर लेनी चाहिए कि सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप इंदौर में आपने बहुत अपने पत्रकारिता जीवन के सुनहरे दिन आपके रहे हैं। इंदौर इस समय देश का, एक समय हम लोग तो मानते थे भाई, वो मिनी बॉम्बे बोलते थे, सबसे स्वच्छ शहर हिंदुस्तान का। कई बार उसकी रैंकिंग आई। अभी जो ये खबर आई है कि दूषित पानी पीने से वहां लोग मर गए हैं, ये क्या है मामला? और इंदौर में ये दूषित पानी, मतलब इंदौर जैसे उसमें अगर दूषित पानी हो रहा है तो आप बाकी जगह के हाल तो सोच ही सकते हैं। इट्स अ रिफ्लेक्शन। ये क्या है मामला? देखिए आनंद जी, आपने सही कहा। ये बहुत खबर मेरे दिल के नजदीक है। और 13 लोगों का आंकड़ा है, अभी जो मेरे पास लेटेस्ट आंकड़ा है, 13 लोग मरे हैं। 110 लोग से मतलब अभी जो करीब करीब 150 लोग हॉस्पिटल में सीरियसली इलाज ले रहे हैं, सीरियस है। और 1100 लोगों का इलाज किया गया है। सरकार ने कहा कि इलाज मुफ्त करवाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में वालों ने पैसे लिए हैं। ऐसे लोगों के वीडियो जैसा कोई नेता नहीं आ रहा है। सारा मामला ये हो गया कि भागीरथपुरा एक एरिया है, वहां पे एक पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी ने एक टॉयलेट बनवाया, अपने हिसाब से टॉयलेट बनवाया। कोई नगर निगम को पूछा नहीं, कुछ नहीं, पुलिस वालों की दादागिरी। टॉयलेट के नीचे कोई सेफ्टी टैंक नहीं, सीधा पानी नीचे जाता था। नीचे पानी की लाइन है, मेन लाइन, उसमें ये पानी रिसता गया, पानी चला गया। और दूषित पानी पीने से एट अ टाइम इतने सारी कैजुअलिटीज भी हो गई। और लोग पिछले 4 दिन से कंप्लेंट कर रहे थे कि पानी कड़वा लग रहा है, स्मेल आ रही है, कुछ आ रही है, लेकिन किसी को भी कोई करने की जरूरत नहीं थी। एक बबलू शर्मा करके है जो मेंबर है कारपोरेशन के, और वो बाकायदा जल समिति के मुखिया है। उनके पास पिछले कई सालों से भी, मतलब 3 सालों का यदि उनको पूछा कितनी कंप्लेंट आई, क्या निपटारा किया, तो नील बटा सन्नाटा है, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। जब लोग मर रहे थे तब वो अपने मेयर और बाकी लोगों को लेकर पार्टी कर रहे थे, और लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे। कुल मिला के नवंबर अगस्त में टेंडर निकला था, पिछले अगस्त में, पानी की वो जो लाइन है वो चेंज करने का, वाटर लाइन चेंज करने का। लेकिन उसका वर्क ऑर्डर साइन नहीं हुआ, क्योंकि शायद कमीशन का ठीक ठीक हो नहीं हो गया होगा, एडजस्टमेंट नहीं हो गया होगा। ऐसे लोग मर रहे हैं। आज 1972 में पूरा इंदौर एक होकर, सारे राजनीतिक दल, अभ्यास मंडल के अगुवाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, और मां नर्मदा का पानी 100 करीब करीब 70 किलोमीटर दूर इंदौर लाया गया। लेकिन 1977 में वाटर लाइंस और सीवेज का एक सर्वे हुआ, एक कमेटी ने सर्वे किया। उसमें 372 जगह पे कंटेमिनेटेड वाटर मिला, क्योंकि सीवेज और पानी की लाइनें मिल रही है। 1977 के बाद 2025 तक कोई सर्वे नहीं हुआ। इंदौर की स्वच्छता सिर्फ ऊपर से दिखाने वाली स्वच्छता है क्या? इंदौर का एक गलीच चेहरा इसमें आया, और ये गलीच चेहरा इंदौर के गलीच नेताओं के कारण है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रभारी मंत्री इंदौर जैसे बड़े शहर में नहीं है, जिसको आपने मिनी बॉम्बे कहा, जो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या का शहर है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, नेताओं के नंबर 2 की उगाई का सबसे बड़ा सेंटर है। उसके बावजूद प्रभारी मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ऐसे पर्ची बहादुर आदमी को बनाया जिसके पास कोई विजन है ना कोई है। उसको सिवाय उज्जैन और उज्जैन में जमीनें, इसके सिवा कुछ नहीं दिखता। ये कांग्रेस पे परिवारवाद बोलते हैं ना। मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, उनका छोटा भाई प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनवाया, बड़ा भाई ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया है, बहन कहीं और है, भतीजा कहीं और है, सब कुनबे ने बांट लिया है। और इंदौर में इसलिए प्रभारी मंत्री नहीं देना क्योंकि इंदौर से ज्यादा बड़ा चारागृह नहीं है। अधिकारियों का बोलबाला है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब मुख्यमंत्री के अधिकारी बैठे हुए हैं। इंदौर में एक जमाने में कद्दावर नाम हुआ करता था, जिसका नाम कैलाश विजयवर्गीय था। राष्ट्रीय स्तर पे बंगाल के महामंत्री बन के गए थे।
उस कैलाश विजयवर्गीय की यह स्थिति हो गई है कि वो कैबिनेट मंत्री है अर्बन डेवलपमेंट के, लेकिन उनको प्लांटेशन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यदि पौधे चाहिए तो अधिकारी मुंह पे बोलता है नहीं देंगे जाओ, और ये उन्होंने मंच पर सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करते हैं भ्रष्टाचार के चलते आज। और इंदौर, मेरी इंदौर से बात हुई, सुभाष खंडेलवाल एक बहुत सामाजिक कार्यकर्ता, उनने कहा कि भाई ये लोग मरे इसलिए लोगों को पता पड़ गया कि इंदौर में पानी गंदा है। इंदौर में हर मोहल्ले में जाओ आपको गंदा पानी मिलेगा। हमारे घर में चूहा मर गया करके हम सारा घर ढूंढ रहे थे, बाद में पता पड़ा कि पानी की स्मेल आ रही है, फिर पता पड़ा कि वहां पे हो गया। कुछ साल पहले सुभाष नगर चौक में एक वाटर सप्लाई का जो बड़ा टैंक था उसमें एक लाश पड़ी मिली, 8 दिन तक लाश पड़ी रही, लोग पानी पीते रहे। सौभाग्य है कि लोग मरे नहीं। अब मरे तो लोगों को पता पड़ गया कि इंदौर कितनी बुरी स्थिति में है। मेयर का कमिश्नर नहीं सुनता, सीधा रिपोर्टिंग उसकी चीफ मिनिस्टर को है। कोई अधिकारी इंदौर का कलेक्टर से लेकर सारा रिपोर्टिंग ऊपर है, मुख्यमंत्री को है। लोकल नेताओं को कौड़ी का भाव नहीं देते। कारपोरेटर्स, जो लोकल कारपोरेटर है जहां भागीरथपुरा में जहां मौतें हुई है, उस कारपोरेटर के पास लोग पिछले 8 दिन से जा रहे थे कि बहुत पानी गंदा आ रहा है, कड़वा लग रहा है, कमल वाघेला, वो बोलता है नहीं। उसके बाद टाइम नहीं है। बबलू शर्मा पानी जलकार प्रभारी है, वो पार्टी मना रहा है जब लोग मर रहे थे। ये पर्चे मुख्यमंत्री जो है ना आनंद जी, और इसके लिए दोषी सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी है। विधायकों ने नहीं चुना है मोहन यादव को। यदि विधायकों को पूछते तो इनको मंत्री बनाने के लिए भी नहीं हाँ कहते हो। जी जब भ्रष्टाचार के चढ़ा है, भेंट चढ़ा है, तो आज मुझे उस इंदौर पे दया आती है, क्योंकि मैं इंदौर से जुड़ा हूं। मेरी पत्रकारिता, मेरी जन्मभूमि भले इंदौर नहीं रही हो, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र इंदौर में रहा, कर्मभूमि इंदौर रही है। मैं आज जो कुछ भी हो इंदौर की वजह से, वो इंदौर ने दिया मुझे अशोक वानखड़े इंदौर ने बनाया, पत्रकार इंदौर ने बनाया। आज उस शहर की हालत देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते कि शहर क्या शहर था। मां अहिल्या का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मां अहिल्या जानी जाती है। विश्व के यूनिवर्सिटीज में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहिल्या पढ़ाया जाता है। उस मां अहिल्या की नगरी में यह हाल है। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं, फ्री फॉर ऑल है, जिसको जो लपेट में आए ले लो। जी मैं अब अशोक भाई थोड़ा सा एसआईआर पे इसलिए बात कर लूं कि सरकार कहीं कहीं जहां सरकार को दिक्कत हो रही है, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार फिर डेट बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे वोट बहुत कट गए हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, इनको समझ में आ रहा है कि इनका नुकसान हो रहा है। बंगाल में फिर इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो बाकी जगह बाकी पार्टी को विपक्ष हो रही थी, वहां पे ये जी आनंद जी, एसआईआर के नाम से जितने फ्रॉड हो रहे हैं, वो रोज एक नई स्टोरी सामने आ रही है। बंगाल में जो स्टोरी आई वो तो बिल्कुल, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे हंसा जाए कि रोया जाए। बंगाल में एसआईआर चालू हो गया तो 2002 का बेस लिस्ट है 2002 के। उसमें यह है कि 2002 का बेस लिस्ट है, यदि कोई मतदाता नहीं है उसमें तो मतदाता बता दे कि वो अपने आप को प्रूव कर दे कि वो मतदाता वहां का है। तो उसके लिए उसको मतदाता सूची में से नाम, मेरे पिताजी का नाम था, मेरे दादाजी का नाम था, तो मैं भी यहाँ का मतदाता हूँ, ऐसा कुछ ढूंढना पड़ता है। लोगों को दनादन नोटिस इशू हुए हैं कि आप मतदाता नहीं है जी। नोटिस कंप्यूटराइज्ड इशू हुए हैं। जिस अधिकारी को नोटिस देना है उसको पता भी नहीं नोटिस कैसे इशू हो रहे हैं। जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो जो लिस्ट है हार्ड कॉपी, उसमें मतदाता का नाम है, लेकिन कंप्यूटर कहता है, सॉफ्टवेयर कहता है कि तू मतदाता नहीं है। जब ये बात किसने सामने लाई? अधिकारियों ने सामने लाई। जो वेस्ट बंगाल कैडर है, जो स्टेट सर्विसेज वाले लोग हैं, उनके एसोसिएशन ने चुनाव आयोग को लिखा कि ये क्या है भाई, कौन नोटिस इशू कर रहा है, डायरेक्ट नोटिस कैसे जनरेट हो रही है? ये तो इलेक्शन ऑफिसर नोटिस जनरेट करेगा। तब चुनाव आयोग ने कहा कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, और फिर चुनाव आयोग ने कहा कि पीडीएफ फाइल जब बनी वर्ड्स में तो कुछ नाम डिलीट हुए। मैं पहली बार सुन रहा हूं आनंद जी ऐसा भी प्रॉब्लम। पीडीएफ से यदि नाम आप वर्ड में जाते हो
और कोई यदि ट्रांसलेट नहीं हुआ तो वो क्या होता है, वो कुछ तो भी ऐसा गोल 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 आता है, लेकिन बीच बीच में सिलेक्टिव नाम कैसे गायब होंगे, ये समझ के परे है। वहां पे कर्नाटक में एसटीएफ ने ढूंढ लिया कि अमेरिकन वेबसाइट से कोई सिम को डुप्लीकेट करके बंगाल के किसी कोने में एक दुकान वाला वो डिलीट कर रहा है और जोड़ रहा है। जब एसटीएफ ने सारा पूरा ट्रेल लिया, चुनाव आयोग के बिल्कुल जमीन खिसक गई, तो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन डिलीशन के बाद भी हमारा आदमी जाता है चेक करने कि ऑनलाइन डिलीशन हुआ, ये उसने किया है नहीं। अरे झूठ बोलते हो तुम, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि अशोक वानखेड़े का नाम 2024 के लिस्ट से डिलीट हुआ, किसने किया ये मैं पूछना चाहता हूं। यदि कंप्यूटराइज ऑनलाइन हुआ है तो मेरे यहां क्यों नहीं आया कोई पूछने? झूठ बोलते हैं। एसआईआर के नाम से सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को मतदाता सूची में रखना और सिलेक्टेड लोगों को मतदाता सूची से डिलीट करना, यही चलते आ रहा है। यही सॉफ्टवेयर का गड़बड़ बिहार के भी एसआईआर में हुआ है। और दुख की बात यह है कि चुनाव आयोग पे जो अंकुश रख सकती है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय हमारा, वो चुनाव आयोग से भी ज्यादा चुनाव आयोग पे विश्वास रखता है। शायद ज्ञानेश कुमार को भी अपनी ऊपर इतना विश्वास नहीं होगा, इतना विश्वास न्यायपालिका ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर रखती है, चुनाव आयोग पे नहीं। हमें विश्वास है चुनाव आयोग सही काम करेगा। घुसपैठिया, अभी भी घुसपैठिया बोल रहे हैं। मतलब निर्लज्जता की चादर ओढ़ने के लिए भारत के वर्तमान नेतृत्व इतना, मतलब विश्व उसको ओलंपिक वो देना चाहिए, गोल्ड मेडल देना चाहिए। बिहार में घुसपैठिए के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। आसाम से घुसपैठिए जितने निकाले वैसे देश से निकालेंगे। कितने निकाले बताइए आसाम में? चलो आंकड़ा दीजिए। आपने बिहार में तो घुसपैठिए निकले ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अच्छी बात है कि बिहार में घुसपैठिए नहीं मिले। जब बिहार में घुसपैठिए नहीं मिले तो किस घुसपैठी के भरोसे आप चस्पा कर रहे थे विपक्ष को? एसआईआर ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इन्होंने यूपी में एसआई करके ये फंस गए। महाराष्ट्र जैसा इन्होंने यूपी में भी अवॉइड करना था। महाराष्ट्र को लोकल बॉडी चुनाव में इनको खेल करना था, तो इन्होंने पुराने लिस्ट पे ही चुनाव, मतदाता सूची पे ही चुनाव करवाए और कहा कि नहीं लोकल बॉडीज की इलेक्शन है इसलिए वहां एसआईआर नहीं हो सकती। लोकल बॉडीज की इलेक्शन तो यूपी में भी है, यहाँ कैसी हो रही है? केरल में भी है, वहां कैसी हो रही है? इसीलिए आपके यहाँ डेट बार बार बढ़ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस लिस्ट पे हम चुनाव जीत के आ सकते हैं वो लिस्ट पे गड़बड़ हो जाएगी अभी। जी जी अशोक भाई, एक तो एक इम्पोर्टेंट चीज और रह गई, क्योंकि उस पर जरा एक आपसे प्रतिक्रिया ले लें। शरद पवार साहब के यहाँ एक अभी कार्यक्रम हुआ जिसमें अडानी जी सपरिवार गए। शरद पवार जी का भी पूरा परिवार उपस्थित था। सुप्रिया सुले, अजीत पवार, उनकी पत्नी शरद पवार, और एक भाईचारे जैसा घरेलू वातावरण में कुछ कुछ कार्यक्रम हुआ। लेकिन उसके बाद एक बहुत कस के आप वो बात चल रही है, और वो कितनी नकार खाने की है, कितनी गप है, कितनी असलियत है, कि सुप्रिया सूले जल्दी ही, शरद पवार साहब का 2 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो रहा है राज्यसभा का। वो 85 साल के ऑलरेडी हो गए हैं, और उसके बाद वो राजनीति से विलग होंगे। हालांकि कोई पॉलिटिशियन राजनीति से अलग होता नहीं है, लेकिन वो अलग होंगे, और सुप्रिया सूले एनडीए कैबिनेट ज्वाइन करेंगी। कुछ इस तरह की बातें हैं। ये क्या तथ्य है क्या नहीं है? क्योंकि वो तो सबके सामने हुआ, और उन्होंने कोई छुपा के भी नहीं किया कि धीरे से मिलनी हो रात के अंधेरे में। उन्होंने सबके सामने काम किया। है क्या मामला? देखिए, अडानी जी और शरद पवार, इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। शरद पवार जी ने अपने जीवनी में 2 पन्ने अडानी जी पे लिखे हैं और अडानी जी को सबसे होनहार और विकसित भारत का सपना देखने वाला उद्योगपति बताया है। ये अडानी जी के बारे में उनके शब्द हैं। जितने मोदी जी अडानी जी के प्लेन में नहीं घूमे होंगे, उससे ज्यादा शरद पवार घूमे होंगे। शरद पवार की उद्योगपतियों की दोस्ती आज की नहीं, उनकी हीरा वालचंद ग्रुप की दोस्ती, उनकी जो फियाट के निर्माता थे उनकी दोस्ती, बजाज साहब से उनकी दोस्ती। आपको याद होगा कि अविनाश पांडे जब राज्यसभा के लिए उतारे गए थे और सोनिया जी ने बाकायदा शरद पवार से बात करके ही अविनाश पांडे को उम्मीदवार घोषित किया था, ताकि
वोट कम पड़ रहे थे, तो वो शरद पवार जी ने कहा, प्रॉमिस किया कि आप चिंता मत करिए, अविनाश जीत जाएंगे। लेकिन शरद पवार मुंबई गए, जाते से ही उन्होंने जो बजाज साहब थे अपने, बजाज साहब ने फॉर्म भरा इंडिपेंडेंट, शरद पवार ने उनको बैकिंग अनाउंस करके विदेश चले गए। और बजाज चुनाव जीत गए और अविनाश पांडे हार गए। तो जब उद्योगपतियों से दोस्ती निभानी है तो वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी अपना छोड़ते हैं और उद्योगपतियों से पहली प्रायोरिटी होती है। क्योंकि हालांकि शरद पवार के ऊपर बहुत करप्शन के चार्जेस है, लेकिन कोई प्रूव नहीं हो पाए। बहुत तेज खिलाड़ी है। लोग कहते हैं कि जितने भी बड़े उद्योगपति है महाराष्ट्र में, कई जगह उनका इन्वेस्टमेंट है, ऐसी चर्चाएं अक्सर सुनाई देती है। लेकिन अब इसमें तथ्य क्या, एक गोल्ड का बड़ा प्लेयर था, मैं आपको बता रहा हूं, एक गोल्ड का बड़ा प्लेयर था, फॉरवर्ड ट्रेडिंग करता था, वो गच्चा खा गया एक दिन। और जिस दिन उसको खबर आ गई कि उसने बहुत बड़ा लॉस हुआ, उस समय मैं उनके साथ बैठा हुआ था। अब हम पत्रकारों को तो सभी लोगों के साथ संबंध होते हैं। तो जब मैंने कहा तो उन्होंने मुझे आउट ऑफ ब्लू पूछा कि ये शरद पवार जिन्हें नहीं देंगे। मैंने बोला, यार तुमको शरद पवार जी से क्या लेना देना? क्या लेना देना? तो उसने बताया हुआ किस्सा है, मैं उस पर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि व्यापार जगत की जो उसने मुझे किस्सा, मैं बता रहा हूँ महत्व क्या होता है। उन्होंने कहा कि गोल्ड के रेट तो कौन तय करता है? मैंने बोला, लंदन मेटल एक्सचेंज। बोला, लंदन मेटल एक्सचेंज ऑपरेट करने वाले 3 या 4 कर्टल है, वो पूरे वर्ल्ड का गोल्ड ट्रेड ऑपरेट करते हैं। उनमें 3 ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो शरद जी की सुनते हैं। मैंने बोला, शरद जी गोल्ड में क्यों पड़ेंगे यार? शरद जी यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करते हैं, और वो लोग क्यों सुनेंगे शरद पवार का? तो बोला, यार अब मुझे वाकई तुम्हारे सोच पे दया आ रही है अशोक वानखड़े जी। आप पत्रकार है या क्या है? अब बाकी आप देख लीजिए, क्यों सोच सुनते होंगे, कोई किसी की बात क्यों सुनेगा? और इस पे बात होगी। लेकिन मुझे याद है वो बात, क्योंकि शरद पवार के उद्योगपतियों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि गौतम अडानी उनको बीजेपी ले जाएंगे। ये मुझे मुझे बहुत दूर की कौड़ी लगती है। हाँ, कल यदि इंडिया गठबंधन कहीं सत्ता में आ जाए, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी परमानेंटली सत्ता में रहेगी, और शरद पवार रहे, तो गौतम अडानी के ऊपर यदि कोई भी इंडिया गठबंधन एक्शन लेने का प्रयास करेगा, तो सामने पहाड़ बन के, सुरक्षा कवच बन के शरद पवार खड़े रहेंगे। इतना मैं जानता हूं। वो अपने उद्योगपतियों का नुकसान नहीं होने देते, मित्रों का। इसके बारे में शरद पवार जाने जाते हैं। तो वो बात आई, उसमें अजित पवार भी थे, वो मैंने पूरा प्रोग्राम भी सुना। उसमें एक शरद पवार के नाम से कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बारामती में शुरू हुआ था। उसमें हो सकता है एसआईआर का पैसा दिया होगा कि ये एआई का, हाँ, गौतम अडानी अपने एआई। एआई को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। और उसमें शरद पवार भी थे स्टेज पे, गौतम अडानी अपने पत्नी के साथ थे। और अजित पवार ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि आप कई बार आए। तो ये पारिवारिक ये थे, मुझे लगता है कि, और ये पहली बार नहीं है। और गौतम अडानी से कोई इनका ये भी नहीं है, ये खुल के बोलते हैं कि हाँ गौतम अडानी से, जब आपने किताब में ही लिख दिया, जीवनी में ही लिख दिया आगे वाले ने 2 पन्ने उनपे, तो उनकी गौतम अडानी के बारे में जो सोच विचार है वो बिल्कुल क्लियर कट है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो बीजेपी इमीडिएटली चले जाएंगे, ऐसा मुझे अभी तो कभी कभी अभी तो नहीं लगता, अभी तो नहीं लगता। मैं एक छोटी सी महाराष्ट्र की बात करके इसको समाप्त करूंगा। महाराष्ट्र में दोनों ठाकरे ब्रदर्स फिर एक बार वापस आ गए हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन, खास करके बीएमसी के लिए। संभावनाएं क्या है, क्योंकि बीजेपी ने बाकी जगह ऐसा झाड़ू लगाया है, मतलब उन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बीजेपी ने, लेकिन इन दोनों अब के साथ आने से बीएमसी में क्या। महाराष्ट्र में जी। महाराष्ट्र में ये खासकर महानगर पालिका चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की धज्जियां उड़ चुकी। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस भी लड़ रही है, दोनों शिवसेना भी लड़ रही है, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रहे हैं, 2 हो गए, एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं, 3 हो गए, बीजेपी लड़ रही 4 हो गई,
और दोनों राष्ट्रवादी मिलकर लड़ रहे हैं। 5 कोनी संघर्ष होगा। ठीक है। मुंबई में आठवले साहब ने 39 जगह पे फॉर्म भर दिए। कम से कम 30 से 35 सीटें ऐसी है जहां आम्बेडकराइट्स हावी है कारपोरेशन में, और जो कुछ एक उनका आदमी जीते ना जीते लेकिन वो जीत के मायने तय करते हैं। उनने कहा कि आपने सीटें आपस में बांट ली, दोनों ने मिलके, शिंदे और बीजेपी ने, और रात को 2 बजे मुझे फोन करके बोला कि आपको 6 सीटें दी है। मैंने 39 मांगी थी। आप मुझे 39 की जगह 6 देते, 2 देते तो भी मैं चुप रहता, लेकिन 2 वो देते जो मैंने मांगी थी। मैं 39 में से वो 6 सीटें मेरे पास दी आपने, जिसके उम्मीदवार भी मेरे पास नहीं है। आंबेडकर की, प्रकाश आंबेडकर की वंचित आघाड़ी को लेकर कांग्रेस ने मुंबई में गठबंधन करके उतरे हैं। अब मुंबई में अजित पवार शरद पवार साथ में उतरते हैं नहीं उतरते पता नहीं। ये सब आपस में लड़ रहे हैं और सब आपस में ये स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि हमारी एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ मजबूत है, और इंडिया गठबंधन वाले भी बोल रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन बड़े ताकत के साथ मजबूत है, लेकिन वो मजबूती कहीं नहीं दिखाई देती। जितना ज्यादा वोट बंटवारा होगा उतना ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। ये एक जो फॉर्मूला आ रहा है। दूसरी बात, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आने से क्या वोट शेयर बढ़ेगा, या राज ठाकरे के साथ जो बैगेज आ रहा है एंटी उत्तर भारतीय, वो वोट काटेगा? ये अब चुनाव के नतीजों के बाद ही समझ में आ जाएगा। जी, मैं शरद भाई, आप अशोक भाई, एक चीज और, ये अभी दिग्विजय सिंह, एक कांग्रेस की CWC हुई, उससे पहले दिग्विजय सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया, और नहीं, मैं इसलिए इसको कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह साहब को मैं ये मानता हूं कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उन चंद लोगों में से हैं जो उपलब्ध हैं सबके लिए। वो सिर्फ ये नहीं कि आपसे उनकी दोस्ती, कोई भी उनके यहाँ चला जाए उसके लिए सबका फोन उठाते हैं, सबके लिए उपलब्ध है, जो नेता होना चाहिए। वो रेयर ब्रीड है, मतलब वो करीब करीब डिस्टिंक्ट है। भारतीय पॉलिटिक्स में इस तरह की ब्रीड खत्म हो रही है, नंबर एक। नंबर दो, वो आरएसएस में कभी नहीं जाएंगे, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने उदाहरण दिया कि आरएसएस का डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात उन्होंने कही, मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्जाम्पल शायद आरएसएस को, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं रोज रोज जो कहा जाता है ना कि आरएसएस का डिसिप्लिन और संगठन, गिरोह का डिसिप्लिन और संगठन जो है वो आप नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो गिरोह है ना, रजिस्टर नहीं। मैं एक बात, एक मिनट में बस पूरी कर दूसरा, अगर मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, अगर हम ये कहें कि रावण ने जितना महिलाओं का सम्मान करता तो सही बात है, सीता को ले गया लेकिन छुआ तक नहीं। लेकिन हम एग्जाम्पल नहीं देते कि रावण जैसा सम्मान देना चाहिए, वीरप्पन जैसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि 19-20 साल तक किसी की वही नहीं हुआ कि छू पाए। मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए उससे बेहतर एग्जाम्पल थे, वहां पे शायद उनको स्लिप ऑफ वर्ड्स हो सकता है उनका मैं, कहने का। आनंद जी जी, आप ही के उदाहरण में आपको देता हूं। जी रावण महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन जब रावण मरणासन्न स्थिति में था तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि जा, एक ज्ञाता जा रहा है, उससे सीख ले। तो राम ने ये नहीं कहा था, भगवान राम ने ये नहीं कहा था जाके उससे सीख ले कि लड़कियां कैसे भगाते हैं। उससे बाकी ज्ञान की बात करनी थी। देखिए, सांप का विष आदमी को मारता है, लेकिन सांप का विष सबसे महंगा बिकता भी है क्योंकि उससे दवाई बनती है। अब जिसकी जैसी सोच वैसा वो संघ को सोचेगा। आज भी हम कहते हैं कि बीजेपी कैसा भी हो, लेकिन बीजेपी से चुनाव लड़ना सीखो, उनके नेताओं की सिंसियरिटी सीखो। बीजेपी किसी पत्रकारों को भी लेके जाएगी कोई इवेंट के लिए,
तो वो पूरा ध्यान रखती है कि भैया ये इसको रूम मिला कि नहीं मिला, इसको हम लेके जा रहे हैं, इसका इसको इसको ये ट्रेन में जगह मिली कि नहीं मिली, रिजर्वेशन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, स्टेशन से वेन्यू तक जगह है कि नहीं है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि आप लेके गए हो उसको। कांग्रेस में मैं और आप गए थे ना कर्नाटक में, रात को 4 बजे तक तो लोग रूम ढूंढ रहे थे। तो इससे यदि मैंने कल कहा कि भाई बीजेपी से सीखो यार ये बात, इसका मतलब विचारधारा सीखने की बात नहीं थी। क्या है, बेसिकली उन्होंने सीडब्ल्यूसी में सिर्फ ये तो ट्वीट किया था फोटो, लेकिन सीडब्ल्यूसी में उन्होंने विकेंद्रीकरण भी बोला था और एक बात और कही थी कि स्लीपर सेल पार्टी से निकाल दो। और जो सबसे बड़ा स्लीपर सेल बैठा है पार्टी का अंदर, उसने वहां बोला कि स्लीपर सेल की बात करते हैं आप तो रीट्वीट भी नहीं करते पार्टी के ट्वीट। अब रीट्वीट करने से ही पार्टी आगे बढ़ती, तो सब कॉल सेंटर वाले पार्टियां खड़े नहीं करते। फिर सिस्टमैटिक रूप से देखो, गोदी मीडिया, पामेरियन मीडिया लगातार, और मोदी जी को महिमा मंडित किया, संघ को महिमा मंडित किया ही नहीं। राम जी ने जब कहा कि रावण के चरणों में बैठ के ज्ञान ले लो, इससे रावण का महिमा मंडन नहीं हुआ, राम का महिमा मंडन हुआ। कि राम इतने महान थे कि उन्होंने अपने शत्रु से भी अच्छी बातें सीखने के लिए छोटे भाई को कहा था। यहां पे ये जो लुंगी गैंग बैठा हुआ है, इनने धड़ाते हुए शुरू कर दिया। सारे इनके सपोर्टर, उन्होंने कहा कि हमको संघ से सीखने की जरूरत नहीं है। अरे संघ की विचारधारा मत सीखो ना यार। लेकिन कम से कम संघ के लोग सुबह उठ के शाखा में क्या सिखाता है वो मत जाइए, लेकिन वो सुबह उठ के तो जाते हैं गार्डन में। आपके नेताओं की तो 10 बजे तक तो नींद नहीं खुलती। एक राहुल गांधी रास्ते पे घूमते हुए दिखाई देते। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी को कांग्रेस से माइनस किया तो अभी आज कांग्रेस खड़ी कहां है, मुझे बताइए आनंद जी। जी जी, कहां खड़ी है? पदयात्रा वो आदमी निकाले, हजारों किलोमीटर आदमी वो चले, और आप ट्वीट करो राहुल गांधी चल रहे उसको ट्वीट करो। पार्टी को राहुल गांधी जी ने जब कहा था गुजरात में कि स्लीपर सेल निकल जाओ, और पार्टी को जिला अध्यक्ष को इतना मजबूत करो कि जिला अध्यक्ष तय करेगा बिहार में कौन चुनाव लड़ेगा, ये राहुल गांधी जी ने कहा था ना। क्या राहुल गांधी जी के इन शब्दों को बिहार में लागू किया गया? मध्य प्रदेश का प्रभारी बिहार जाता है, चौधरी, और वो बोलता है कि भाई ये आप जानते नहीं, वो ये प्रियंका जी को जानते हैं लोग, इनको तो टिकट देना ही पड़ेगा। और सिटिंग एमएलए का टिकट काट के आपने दूसरे को टिकट दिया, वो हार गया। आज जो हश्र हुआ, जितना बुरा हश्र बिहार में कांग्रेस का हुआ, सिर्फ मत इस पे मत करो ना कि भाई चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, चुनाव आयोग ने, फिर वो 6 कैसे जीत के आए, उनको भी पूछो ये कैसे जीत के आए 6। कई जगह 14 ऐसे लोग थे आनंद जी बिहार में, जो लोग आपका बी फॉर्म लेने के बाद भी उनके सोशल मीडिया पे उनके फोटोग्राफ मोदी जी के साथ और अमित शाह जी के साथ थे, और वो उन्होंने हटाए भी नहीं थे। कल तक जो मोदी जी के साथ थे आज आपके मेंबर बन जाते हैं। कौन जिला अध्यक्ष ने उनको नाम दिया था, जरा पूछिए जिला अध्यक्ष को। आपके यूपी में जिला अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष का वीडियो आया था, वो आंदोलन करने गया और बीजेपी के ऑफिस में जाके बीजेपी के नेताओं के चरण छूने लगा। आप ही के उत्तर प्रदेश की बात है। किसने बनाया उसको जिला अध्यक्ष? संदीप सिंह नाम के लिए बाहर है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश वही चला रहा है। मुझे अविनाश पांडे पे दया आती है, काय को जनरल सेक्रेटरी बने हुए हो भाई, रबर स्टैम्प। सारा तो संदीप सिंह जो कहता है वही करना पड़ता है। तो इससे आज देखिए, मैंने दिग्विजय से पूछा, दिग्विजय ने कहा कि भाई हमारी तो, हम तो खत्म हो गए भाई, हम मुख्यमंत्री भी रह रही है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया हमको। मेरी पीड़ा, मैं मुख्यमंत्री वापस बनने के लिए नहीं है ना, कहीं पार्टी सत्ता में आई तो मैं केंद्र में मंत्री बनने की भी अभिलाषा है मुझे।
आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं कांग्रेस की, उसका क्या होगा? जी जी जब आप दिल्ली से इतना इंटरवेन करते हो कि इंदौर शहर अध्यक्ष, बहुत छोटी पोस्ट है कांग्रेस के हायरार्की में, वो दिग्विजय को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दिग्विजय के खिलाफ वक्तव्य देता है कि दिग्विजय जैसे नेता यदि इंदौर आए तो हमको पूछे बगैर नहीं आए। बताइए, दिग्विजय सिंह का स्ट्रेचर ये हो गया। वो इंदौर के अध्यक्ष को कौन बल देता है? ये लुंगी गैंग देती है। जी और सही मायने में देखा जाए तो ये जो केरल के नेता है, इनका यदि आप इतिहास ढूंढ ले तो संघ से तो दोस्ती इनकी है। वहां लेफ्ट से जी जब ये लड़ते हैं तो संघ का साथ ये लेते हैं। जी आप किसी को भी कॉन्टेस्ट से देखो, दिग्विजय तो इतना संघ और बीजेपी और हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं कि कई बार पार्टी ने डिसोन किया कि भाई ये हमारा वक्तव्य नहीं है, दिग्विजय का है। वो आदमी संघ की क्यों तारीफ करेगा? जी लेकिन उसका यही कहना था कि भाई प्रमोद महाजन, अडवाणी जी, ये सब लोग चेयर पे बैठे हैं और उनके चरणों में बैठा हुआ एक आदमी, ये देखो, ये प्रधानमंत्री है वर्तमान में देश का। वैसा तो कहीं करो। जी करेक्ट। वैसा कहीं कहीं करती दिखाई नहीं देता। हर राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां लड़ाई चल रही है। वहां सीतारामैया वर्सेस डीके शिव कुमार चल रहा है, या किसके वर्सेस क्या चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। जी जी आपने हरियाणा में ऐसा अध्यक्ष दिया कि हरियाणा वाले पूछते कौन है भाई ये? जी कैसे कर रहे हैं आप? अब कोई बुजुर्ग नेता नहीं पार्टी को बताएंगे तो क्या बताएंगे? ठीक है। इतनी बार सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री को बारे में इतनी बार बोलते हैं, कभी सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ पार्टी का कोई कोई प्रवक्ता बोलते हुए दिखाई दिया आपको? यशवंत सिन्हा कई बार बोल देते हैं, बीच में जोशी जी बोल दिए थे। पार्टी का प्रवक्ता बोलता है अरे बुजुर्ग नेता है, उन्होंने सोच समझ के बोला होगा, उन पे क्या टिप्पणी करें। और यार दिग्विजय के ऊपर वो टिप्पणी कर रहे थे जो अपना ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते ये लोग, पवन खेड़ा से लेके सारे लोग, कि हमको संघ से सीखने की जरूरत नहीं है। अरे संघ से सीखने की जरूरत नहीं, किसी से तो सीखोगे, कुछ तो सीखो। एक बार ऐसा ही उनने बोल दिया था गडकरी जी ने कि नेटवर्किंग किसको कहते हैं। बोले दाऊद यदि अच्छे कामों में अपनी नेटवर्किंग लगाता तो बहुत बड़ा उद्योगपति होता इस देश में, लेकिन वो गैंगस्टर बन गया और देश का दुश्मन है आज हमारा। नेटवर्किंग होते हुए भी गलत रास्ते पे नेटवर्किंग ले गया। ये इन्होंने बोलने के बाद तुरंत सारे लोग हो गए शुरू, ओ गडकरी ने दाऊद को महान बोला गडकरी ने दाऊद को महान बोला। आज भी हम कहते कि संगीत के कलाओं में रावण से बड़ा कौन था? भविष्यवेत्ता, साइंस, म्यूजिक, शिव जी का सबसे प्रिय शिष्य। रावण ने एक गलती की। और आनंद जी, दक्षिण का एक रामायण तो ये भी बात बोलता है कि रावण को पता था कि कोई उसकी मृत्यु नहीं कर सकता, कोई उसकी मतलब उसको मृत्यु नहीं ले, उसकी जान नहीं ले सकता, लेकिन उसको मोक्ष पाना था। उसने जानबूझ के सीता माता का हरण किया क्योंकि उसको मालूम था कि भगवान विष्णु ने जन्म लिया है और उन्हीं के हाथ से वो मरना चाहता है। ये एक रामायण का एक रामायण का ये भी पार्ट है। तो कुल मिलाकर आप ये देखो कि उन्होंने क्या कहा और वाकई पार्टी को संगठन इंप्रूव करने की जरूरत है या नहीं है, ये देखो। और यदि इनको लगता है कि वर्तमान संगठन बहुत बढ़िया है और संगठन मंत्री ने तो चार बिल्कुल झंडे गाड़ दिए सब दूर, तो फिर चलाओ, ऐसी कांग्रेस चलाओ। मना कौन करता है? जी हम तो भाई विश्लेषक हैं, हम तो दूर से देखते हैं। जी बीजेपी गलत करती है तो बीजेपी, कांग्रेस गलत करती है तो कांग्रेस। जी जी ठीक बात। अब अशोक भाई, और 2026 की शुभकामनाओं के साथ
अगला वर्ष कम से कम देश सभी के लिए कुछ। सभी हाँ, दर्शकों को 2026 की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। संकट तो बहुत है, जो संकट कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं 2025 से, जी जी जी। उस संकट के साथ हमारी लड़ाई तेज रहेगी, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, किसी विचारधारा के खिलाफ भी नहीं है। हर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और सभी भारतीय हैं, कोई विदेशी नहीं है। तो ऐसे में हम सिर्फ संविधान और लोकतंत्र, ये दो चीजें हमारे सामने होती हैं। जो संविधान को बचाने में साथ आएगा वो सब अच्छे, जो संविधान के खिलाफ काम करेंगे हमारे लिए सब बुरे। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, एक दूसरे के पूरक है। पूरक है। इसलिए पब्लिक इंडिया में आनंद जी के नेतृत्व में ये लड़ाई चल रही है, और हम छोटे सिपाही हैं सब लोग, कोई हम बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे सिपाही है। जितना कंट्रीब्यूशन हम देते हैं, और हम धर्म को मानते हैं, वो भी मानते हैं आनंद जी, मैं उनकी तरफ से बोल सकता हूँ, हम नास्तिक नहीं, हम आस्तिक है। और हमारे यहाँ भगवान राम ने वो जो गिलहरी थी, जो छोटी छोटी रेत के कण लेके सेतु में डालती थी, उसके भी कंट्रीब्यूशन को माना है। हम तो गिलहरी के रोल में हैं। ये सेतु बने, संविधान और लोकतंत्र के बीच का ये सेतु बना रहे, ताकतवर बना रहे। नया साल आपके लिए खुशियां, बहुत सारी समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आए, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत तकलीफ है, ना पानी ना हवा। हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ हवा भी नहीं मिल रही है, इंदौर वाले पानी पी के मर रहे हैं, हम हवा सूंघ सूंघ के मर रहे हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, पर्यावरण का ख्याल रखें। बस इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।